क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों को आई दृष्टि के वीडियोज पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर जाइए, वहाँ से आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी समस्या बताइए, उसका हल आप लोगों को जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करी जाएगी। ये राष्ट्रीय परिदृश्य की आपकी दूसरी क्लास होगी और इस क्लास में कोशिश की जाएगी कि जितना भी राष्ट्रीय परिदृश्य का बचा हुआ सेक्शन है वो पूरा हो जाए आपका। तो आज की क्लास अगर आप लोग पूरी कर लेते हैं तो आपका जो नेशनल न्यूज़ है वो अच्छी तरीके से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये जो क्लास आपके लिए बनाई जा रही है दोस्तों, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप देख रहे होंगे कोई लाइन बाय लाइन नहीं इसमें पढ़ दिया जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद चीज़ों को समझा गया है कि आयोग की क्या प्रकृति है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स में, क्या किस फैक्ट को बार बार दोहराता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग आपको टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका फर्स्ट पार्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य का फर्स्ट पार्ट, उसकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जा करके पहले आप लोग वाला पार्ट ज़रूर देखें, उसके बाद वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहली वाली क्लास में हम लोगों ने ये नालंदा यूनिवर्सिटी तक के आर्टिकल को, यानी कि पेज नंबर आपका था 34, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज यहाँ 34 से लेकर के हम लोगों को पेज नंबर 55 तक पढ़ना है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये हाईलाइटेड है, कहीं कहीं पे लिखा है। तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप लोग अगर एक बार इसको अच्छे से सुन लेते हैं, फिर आप लोग एक बार अगर इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं आपको ये वादा दिला सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। करंट अफेयर से संबंधित जो भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, आप लोग ज़रूर वो सारे सवाल सही करके आएंगे। ठीक है, तो 34 से आज हम लोगों को देखना है, लगभग 25 पेजों को हम लोगों को कवर करना है। तो एक अच्छा सा आर्टिकल सेलेक्ट करते हैं जहाँ से पढ़ने में थोड़ी हम लोगों को रुचि लगे, अच्छा लगे वहाँ से पढ़ने में। तो आज का पहला आर्टिकल हम लोग लेते हैं। सबसे पहले तो एक बार तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिए कि वो जो है आपकी जो पिछली क्लास है, जैसे आप ये क्लास देख रहे हैं, इससे पहले आप लोग कोशिश करिए कि जो आपकी पुरानी क्लास है उसको जल्दी से 10 मिनट के अंदर रिवाइज करने की आप लोग कोशिश किया करिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग नई क्लास को देखा करिए। चाहूँ तो मैं भी इस क्लास में आपको पिछला रिवीजन करा सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंटेंट है तो जो लेंथ होती है क्लास की बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसी को अवॉइड करने के लिए मैं आप लोगों को नहीं कराता हूँ, इसमें रिवीजन नहीं करा पा रहा हूँ। बाकी जब क्लासेस सारी खत्म हो जाएंगी उसके बाद 1-2 लेक्चर्स आपके रिवीजन के ही होने वाले हैं। बाकी आपको एमसीक्यू भी आई दृष्टि से रिलेटेड आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। बस आप लोग अपना प्यार और समर्थन ऐसे ही बनाए रखें। चलिए आज का आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्टिकल हम लोग लेते हैं वो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी न्याय सेवा अटल सेतु। तो दोस्तों ये क्या है आपका, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके अंदर MTHL। तो MTHL दोस्तों क्या है, MTHL का जो फुल फॉर्म है आपका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों कि जो आपका अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसमें जो रस है, जो आपका शहरी परिवहन और संरचना है उसमें जो इतना ट्रैफिक रहता है और भी कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको सुगम बनाया जाए, जो आपकी ड्यूरेशन है किसी भी स्थान तक पहुँचने की उसको कम किया जाए। इसीलिए आपके 2 स्थानों के बीच में MTHL नामक ब्रिज बनाया गया है, जिसको हम लोगों ने, जिसका नाम क्या कर दिया गया आपका अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी न्याय सेवा अटल सेतु। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिवड़ी और न्याय सेवा आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ अलग सा नहीं, यही इन दोनों स्थानों के बीच में, जिसके बीच की दूरी दोस्तों कितनी है, लगभग 16.5 किलोमीटर है, उन 2 स्थानों को कनेक्ट करता है। जिससे क्या होगा, इन 2 स्थानों तक पहुंचने में लगभग पहले हम लोगों को 2 घंटे का समय लगता था, अब आप लोग मात्र 15 मिनट में इतनी दूरी आप लोग कवर कर लेंगे। अगर हम लोग बात करें तो इसका जो शिलान्यास की जो आधारशिला रखी गई थी 2016 में मोदी जी ने इसकी आधारशिला दोस्तों रख दी थी। बाकी इसमें आपको क्या फैक्ट याद रखना है कि ये 16.5 किलोमीटर का है, 6 लेन का ये आपका हाईवे है दोस्तों। ये दक्षिणी मुंबई से प्रारंभ होकर न्याय सेवा यानी कि नवी मुंबई के निकट चिरले गांव में समाप्त होता है। तो दोस्तों कहां से कहां तक, एक तो आपको नाम में ही देखने को मिल जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी न्याय सेवा अटल सेतु। तो ये आपका सिवड़ी और न्याय सेवा, दूसरी तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कहां से कहां तक, दक्षिण मुंबई से आपका नवी मुंबई तक। ठीक,
ये जो आपका ब्रिज है ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, भारत का सबसे लंबा समुद्र ब्रिज भी है, भारत का सबसे लंबा समुद्र ब्रिज भी है। और दोस्तों याद रखिए कि विश्व का 12वें नंबर का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है आपका, विश्व का 12वें नंबर का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है और भारत का पहला है। ठीक, इसमें कितने टन स्टील का यूज किया जा रहा है? तो दोस्तों लगभग आपका 1.77 लाख मीट्रिक टन का इसमें यूज किया जा रहा है। बाकी इसमें जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसमें खास कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो भी आपकी मेन चीजें हैं उनको या तो मैंने हाईलाइट कर रखी है या उसको अलग से लिख दिया है। तो बस आप हमारी चीजों को एक बार अच्छे से सुनिए, बस उसको बार बार आप रिवाइज करिए, आप देखिए आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी चीजें। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले MTHL, जिसको हम लोग मुंबई ट्रांसपोर्ट हार्बर लिंक के नाम से जानते हैं, इसकी आधारशिला मोदी जी ने 2016 में रख दी थी, जिसका नाम बदल करके क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नाहा सेवा अटल सेतु। ये क्या है? एक ब्रिज है। ये विश्व का 12वें नंबर का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज है और भारत का सबसे बड़ा है, मतलब कि विश्व में 12वें नंबर पर है, भारत में ये पहले नंबर पर है, लंबाई में भी पहले नंबर पर है और समुद्री ब्रिज की भी लंबाई में पहले नंबर पर है। किन दो स्थानों को कनेक्ट करता है? नाम में ही है, सिवड़ी और नाहा सेवा को। सिवड़ी आपका दक्षिणी मुंबई में पड़ता है, नाहा सेवा आपका जो है नवी मुंबई में पड़ता है। इसकी दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 16.5 किलोमीटर। कितना समय आपको कम हो जाएगा? सिर्फ आप 15 मिनट में 2 घंटे की दूरी को अब आप कवर कर लेंगे। आपका 6 लेन का हाईवे है, ठीक है, 6 लेन का आपका पुल है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। मेरे दोस्त आपको बता दें कि ये जो आर्टिकल है स्वच्छ सर्वेक्षण वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। ऑलरेडी जो मैं बोल रहा हूं मैंने चीजें यहां पर लिख रखी हैं, आप लोग बस उसको सुनिए। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण की घोषणा हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की थी, ठीक है, और ये इसका 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों? आपको संस्करण याद रखना है। अक्सर आयोग जो है आपको संस्करण में फंसाने की कोशिश करता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण का दोस्तों में कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। इसमें कुछ कैटेगरीज बनाई जाती हैं, जैसे कि कंटोनमेंट बोर्ड और गंगा टाउन्स, यानी कि आपका छावनी में कितनी छावनी इसमें ली गई है और कितने इसमें गंगा शहरों को संकलित करके उनका डाटा निकाला गया है। तो इसमें आपकी 61 छावनी है और आपकी इसमें 88 गंगा के शहर हैं। अगर सबसे स्वच्छ छावनी की दोस्तों बात होगी तो महू छावनी है, जो कि मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की महू छावनी दोस्तों सबसे स्वच्छ छावनी है। और आपकी गंगा शहरों में कौन से शहर हैं वो अभी एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शहरों का इसमें 2 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है और दूसरे ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। तो जिनकी जनसंख्या दोस्तों 1 लाख से ज्यादा है उसमें आपका सूरत और इंदौर आपका पहले नंबर पर है। ये दोनों आपके पहले नंबर पर। इंदौर तो आपका हमेशा रहता था, सूरत अब की इसमें इंक्लूड हो गया है। दूसरा है आपका मुंबई और आपका तीसरे नंबर पर है आपका विशाखापट्टनम। आप लोग यहाँ पे भी लिस्ट दी गई, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। पहले नंबर पे हमने बात कर दी, ये दोनों मध्य प्रदेश और इंदौर, मध्य प्रदेश और आपका सूरत, ये दोनों आपके पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर है आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र का, तीसरे नंबर पर है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। फिर हम लोग बात करते हैं राज्य में कौन सबसे ऊपर है। तो राज्य में स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर है आपका छत्तीसगढ़। और अगर गंगा शहरों की बात करें तो गंगा शहरों में दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है आपका वाराणसी, दूसरे नंबर पर है प्रयागराज, तीसरे नंबर पर है बिजनौर। दोस्तों क्योंकि यूपीपीसीएस का पेपर है, आपका उत्तर प्रदेश आयोग का पेपर है, तो यहां पर आपका स्वच्छ सर्वेक्षण में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो निकल करके आता है वो आपके गंगा शहर हैं। ये इनके पूछे जाने की चांसेस बहुत ही ज्यादा रहती है। अगर हम लोग बात करें टॉप 20 में 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले जो शहर हम लोगों में देखे, उसमें टॉप 20 में यूपी का सिर्फ एक शहर है जो कि है नोएडा, जिसकी रैंक क्या है दोस्तों? 14th रैंक है, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें, हाँ 1 लाख से कम की जनसंख्या में दोस्तों आपका सासवाड़ है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, दूसरा है आपका पाटन और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला अगर हम लोग को देखना पड़े कि सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? चंडीगढ़ को मिला है। नोएडा को 5 स्टार रेटिंग मिली है, 5 स्टार शहर उसको घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का गीत भी तैयार किया गया था, जो कि क्या गीत है स्वच्छ भारत मिशन का? नया संकल्प है, नया प्रकल्प है।
नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इस गीत के गायक कौन है, सिंगर कौन है दोस्तों, कैलाश खेर। तो एक बार इसको जल्दी से हम लोग समराइज करते हैं। इसमें हम लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है। टॉपिक है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण। इसमें घोषणा किसने की, द्रौपदी मुर्मू जी ने की। संस्करण दोस्तों कौन सा है, 8वां संस्करण है। इसमें कितनी छावनियों को शामिल किया गया है, 61 छावनी को शामिल किया गया है। कौन सी छावनी सबसे स्वच्छ छावनी है, मध्य प्रदेश की महू छावनी। गंगा शहर कितने शामिल करे गए हैं, 88 गंगा शहरों को शामिल किया गया है। पहले नंबर पर कौन सा गंगा शहर है, वाराणसी। दूसरे नंबर पर प्रयागराज। तीसरे नंबर पर बिजनौर। शहरों का दो तरीके से वर्गीकरण किया गया है। ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है, ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले में आपका इंदौर और सूरत दोनों पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर आपका नवी मुंबई है। तीसरे नंबर पर आपका विशाखापत्तनम है। और अगर 1 लाख से कम में बात करें तो महाराष्ट्र का सासवाड़ और पाटन और छत्तीसगढ़, ये आपके 1 लाख से कम में आते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर, तो दोस्तों याद रखना है आपको, ये चंडीगढ़ को मिला है। 5 स्टार सिटी की जो रेटिंग आपको मिली है वो किसको मिली है दोस्तों, नोएडा को मिली है। और इसका जो गीत है आपका क्या है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इसके सिंगर कौन है, कैलाश खेर हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है दोस्तों तो एक बार आप जरूर उसको एक्सप्रेस करिए कमेंट में, ताकि हम लोग समझ सकें कि आखिर कहाँ पे समस्या आ रही है, उसको अगले वीडियो में सुधारा जाए। ये 2 आर्टिकल हम लोगों ने देख लिए। अब जो आपका अगला आर्टिकल है दोस्तों वो है आर्टिकल 370 के बारे में। इसमें क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना डिसीजन दे दिया। और डिसीजन क्या दिया कि जो आर्टिकल 370 को कैंसिल किया गया, ये जो फैसला है, जो बिल पास किया गया था, ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसने कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बहुत ही चर्चित है, अधिकतर हम लोग इसके बारे में जानकारी रखते ही हैं, फिर भी एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं चीज़ें क्या है इसकी। सबसे पहले क्या था कि अनुच्छेद 370 क्या है आपका, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था आपका आर्टिकल ये, ठीक है। उसी का आउटकम था 35 से आपका क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर की जो आपका लेजिस्लेचर है वो परिभाषित कर सकता है अपने वहाँ के लोकल सिटीजन से। अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विधायिका को स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 35 से है वो जो आपकी जम्मू कश्मीर की विधायिका है उसको ये परमिशन देता है कि वो अपने स्थानीय निवासियों की परिभाषा को परिभाषित कर सकता है। ठीक, तो जब 2019 में जब आपका बिल आया तो उससे अनुच्छेद 370 और 35 से दोनों अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया और 2 नए यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया। वो दोस्तों 2 वैकेंसी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इससे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों फैसला सुनाया है उसमें आपको जो संविधान पीठ थी 5-0 से इसका फैसला आया। तो उसमें संविधान पीठ के आपके जो अध्यक्ष थे वो DY चंद्रचूड़ थे। बाकी जो और जज थे उनके आप सिंगल नेम से उनको याद कर सकते हैं। एक आपके कौल, खन्ना, गवई, सूर्यकांत। कौन कौन थे, कौल, खन्ना, गवई और सूर्यकांत। ठीक, बाकी इसमें दोस्तों ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको इसमें ना मालूम हो। हाँ, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है इसमें रिलीज कर सकते हैं यूनिलेटरल नोटिफिकेशन। क्या यूनिलेटरल नोटिफिकेशन से आप लोग क्या समझते हैं, एक तरफा अधिसूचना आपका राष्ट्रपति जो है उसको रिलीज कर सकते हैं। उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, दोनों सदनों से सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो ये चीज करी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है। ऐसा नहीं कि कोई गलत काम कर दिया गया है, ठीक है, जबरदस्ती बिल पास कर दिया गया। जो भी तरीका फॉलो किया गया है वो एक कानून के दायरे में रहते हुए फॉलो किया गया है, उसकी वैलिडिटी भी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। तो कुल मिला के इसमें कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के नजरिए से अगर देखा जाए तो आपको अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के बारे में पता होना चाहिए। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी संविधान पीठ है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। बाकी इसमें और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो थोड़ा बहुत है वो बेसिक नॉलेज है, उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। याद बस आपको ये रखना है कि 370 और 35A में क्या कहा गया है। ठीक, फिर अगला जो आपका दोस्तों आर्टिकल है नमो ड्रोन दीदी योजना। आप अगर देखेंगे तो इसको मतलब बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना, ऐसे लग रहा है कि बहुत तकनीकी वाली कोई चीज़ है, तो इसका क्या है, तकनीक तो दोस्तों इसमें यूज हुई है ऐसी तकनीक जिससे किसानों को आराम हो सके। किसानों को तकनीकी के माध्यम से उनकी उपज में बढ़ा उनकी जो उपज है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि जो आए दिन हम लोगों को केसेस देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रेस में सुसाइड कर लेते हैं फार्मर्स, तो उन सब चीज़ों से हम लोगों को मुक्ति मिले। तो क्या होगा, आपको मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी 77 स्वतंत्रता दिवस पर। आपकी मोदी जी ने घोषणा करी थी नमो ड्रोन दीदी योजना की। ठीक,
दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इंडिया जो है उर्वरक के मामले में दूसरे नंबर में है, प्रोड्यूसर में। इंडिया जो क्या कहते हैं उत्पादक जो है दूसरे नंबर पे है। सब जो उत्पादन होता है फर्टिलाइजर्स का उसमें इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन जो आपकी प्राकृतिक संसाधन है उनकी कमी होने के कारण भारत को क्या करना होता है कि इंपोर्ट करनी पड़ती है फर्टिलाइजर्स को, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है भारत में, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनकी कमी है। इसीलिए हम लोगों को उर्वरक में हम लोग हैं जरूर प्रोड्यूसर्स में दूसरे नंबर पर, उत्पादक में भारत दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी चीजों को इंपोर्ट करता है। क्यों इंपोर्ट करता है दोस्तों? क्योंकि वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है भारत में उनकी कमी है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि उर्वरक जो इकाइयां हैं, जो फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए और नई इकाइयां भी इसके अंतर्गत इस्टेब्लिश करी जाएंगी। रिसर्च को बढ़ावा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को एक खोज हुई जिसको हम लोगों ने लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर के रूप से जाना। दोस्तों देखो, अगर आप लोग बिल्कुल फैक्ट याद करेंगे तो मैं जानता हूं कि आपको याद करने में दिक्कत होगी। जिस तरीके से मैं कहानी की फॉर्मेट में बता रहा हूं बस आप लोग सुनिए। जैसे इस आर्टिकल में अभी तक हम लोगों ने दोस्तों क्या समझा कि जो भारत की सिचुएशन है उर्वरक के मामले में, प्रोड्यूसर में वो जरूर दूसरे नंबर पर है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी कमी है। इसीलिए हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, मोदी जी ने जो घोषणा की है इसकी 77वें स्वतंत्रता दिवस पर की है। ठीक, जो रिसर्च के लिए बढ़ाया गया, फर्टिलाइजर यूनिट्स को लगाया गया, जो बंद पड़ी थी उनका पुनरुद्धार किया गया। ठीक, तो जब रिसर्च वगैरह हुई तो उससे हमको लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर की खोज हुई। ठीक, लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर हमारे सामने आया। इससे क्या हुआ कि अब हम लोग इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो छिड़काव क्या है, जैसे मान लीजिए हाथ से करेंगे ज़्यादा समय लगेगा, समय की बचत के लिए, मैन पावर के लिए और कई सारे कारणों के लिए क्या किया गया कि ड्रोन का मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। तो टेक्नोलॉजी में आपका ड्रोन का यूज बढ़ गया। ठीक, इसमें क्या है आपको ये याद रखना है कि जो आपकी स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ठीक, इसको 1261 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आ रहा है। 2024 से 26 तक इसका एग्जीक्यूशन ईयर है। 15,000 जो ड्रोन है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे, जिसमें से 500 पहले जो ड्रोन निर्माता कंपनी है वो देंगी और बचे हुए 14,500 जो ड्रोन है वो केंद्र सरकार की मदद से मिलेंगे। इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको ड्रोन दीदी के नाम से संबोधित किया जाएगा। ये आपकी हो गई आपकी नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, मोटा मोटा बस आपको इतना याद रखना है कि फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में इंडिया दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। ठीक, लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर की खोज हुई। ठीक, उसके छिड़काव के लिए ड्रोन का यूज किया जा रहा है, उसी को नमो ड्रोन दीदी योजना बताया जा रहा है। इसमें जो महिलाओं को ट्रेनिंग मिलेगी किस लिए, ड्रोन चलाने के लिए, उन्हीं को नमो ड्रोन दीदी कहा जाएगा। बाकी इसमें 1261 करोड़ का बजट है। इसका जो योजना वर्ष है 2024-25 से 2025-26 तक है। 15,000 इसमें ड्रोन मिलेंगे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जिसमें से 500 जो है आपके कंपनी देगी जो बना रही है और 14,500 जो है आपकी केंद्र सरकार की सहायता से प्राप्त होगा। बाकी इसमें कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका दोस्तों अगला आर्टिकल है पीएम जनमन का, उसमें हम लोगों को देखना है कि इससे मिलता जुलता जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था से एसटी से रिलेटेड। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें जो दोस्तों एसटी की पॉपुलेशन है लगभग 10.45 करोड़ एसटी की पॉपुलेशन है, जिसमें से 75 हम लोगों ने पीवीटीजी यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल टारगेट ग्रुप्स को पहचान करी गई। कितने? 75 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है दोस्तों, पहचाना गया है विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों के रूप में। ऐसा क्या होता है कि दोस्तों समूह है जो ये क्या होता है, पीवीटीजी से आप क्या समझते हैं? तो पीवीटीजी दोस्तों से हम लोग यह समझते हैं कि एक ऐसा समूह जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से इनसिक्योर है, जिसको ये सुविधाएं आसानी से नहीं प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो उसमें जो ग्रुप्स आ रहे हैं उनको हम लोग पार्टिकुलरली वल्नरेबल टारगेट ग्रुप्स कहते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री पीवीटीजी, इसीलिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था और इसकी जो समय सीमा थी 3 साल की थी और इसका जो बजट था वो 15,000 करोड़ रुपए का था। ठीक, इसमें क्या है कि आपका जो पीएम जनमन है इसको मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को जो दोस्तों जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, वहाँ झारखंड के खूंटी जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना की, या इसको हम लोग अभियान के रूप में
मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। कब शुरुआत की दोस्तों? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। कहां पर शुरुआत करी? झारखंड के खूंटी जिले में शुरुआत की। ठीक दोस्तों, इसमें कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक, इसका जो दोस्तों बजट है लगभग 24,000 करोड़ रुपए का इनका बजट है। कितने ग्रुप्स को पहचाना गया है? तो 75 ग्रुप्स को एज अ पीवीटीजी ग्रुप पहचाना गया है। ये आपको याद रखना है। इसमें 9 मंत्रालय इसमें कॉपरेट कर रहे हैं। 9 मंत्रालय मिनिस्ट्रीज जो हैं इनको एग्जीक्यूट कर रही हैं। 11 क्षेत्र हैं, इसमें इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को पहचाना गया है। सीधे सीधे पूछा जा सकता है कितने मंत्रालय और कितने क्षेत्र? तो 9 मंत्रालय और 11 क्षेत्र। ठीक, इसमें जो आपका समन्वयक मंत्रालय जो होगा आपका, वो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ही आपका समन्वयक मंत्रालय भी होगा, वही आपका नोडल मंत्रालय भी होगा। ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो आपका अभी तक तो हम लोगों ने जो पढ़ा ये प्रधानमंत्री जनमन से संबंधित था। इसी में आप लोगों को एक देखने को मिलेगा अभियान, आईईसी अभियान, आईईसी प्रोग्राम। आईईसी प्रोग्राम दोस्तों क्या है? ये अक्सर लोग छोड़ देंगे, लेकिन ये आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईईसी मतलब आई से इंफॉर्मेशन, ई से दोस्तों एजुकेशन, सी से कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये जो आपका अभियान है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसको शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत ही इसका शुरू किया गया है। इस अभियान को जागरूकता बढ़ाने और पीवीटीजी बहुल जनजाति बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। आई होप आपको यह वाला भी आर्टिकल अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आया होगा। अब हाल फिलहाल में भी विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हुए थे। कौन कौन से राज्य में हुए थे? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, राजस्थान में, तेलंगाना में। दोस्तों अधिकतर जो चुनाव होते हैं उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को मैंने हाईलाइट करके आप लोगों को लिख दिया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में दोस्तों कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें आपकी शेड्यूल कास्ट की हैं और 29 सीटें आपकी एसटी की हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि विधानसभा में छत्तीसगढ़ की कितनी सीटें हैं आपकी? 90 सीटें हैं। जो चुनाव था उसका शुभांकर क्या था आपका? चुनई चिरई वहां का शुभांकर था। कौन सी पार्टी वहां पर जीतती है? भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? विष्णुदेव साय। ये वहां के पहले ट्राइबल मिनिस्टर हैं, ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं आपके। कौन? विष्णुदेव साय। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग वहाँ के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री कौन है? अरुण और विजय जी वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक, यहाँ पर जो महिला विधायक हैं सबसे ज़्यादा हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की बात हुई। छत्तीसगढ़ में हमको क्या याद रखना है? सीटें कितनी दोस्तों? 90। वहाँ का शुभंकर क्या था? चुनई चिरई। बीजेपी वहाँ पर रूल कर रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय, वो पहले ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं। और अरुण और विजय जो हैं आपके वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये दोस्तों बात हो गई छत्तीसगढ़ की। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं आपकी 230, जब वहां पर भी बीजेपी पार्टी जीती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दोस्तों नाम है मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री का दोस्तों नाम है जगदीश और आपका राजेंद्र। जगदीश और राजेंद्र वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश में भी जीती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दोस्तों कितने सीटें हैं? 230 सीटें हैं। तो इस सीटों वाला बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, अक्सर आप लोग देखेंगे कि हर साल आपको मैचिंग में मिल जाता है। हाल फिलहाल में जो विधानसभाओं में चुनाव हुआ है उनकी विधानसभा की सीट एक तरफ और विधानसभा क्षेत्र एक तरफ, दोनों को मिलाना होता है। ठीक, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं मिजोरम को। तो मिजोरम में दोस्तों 40 सीटें हैं, जहां पर जेडपीएम पार्टी विजेता हुई। जेडपीएम से हम लोग जानते हैं क्या? जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी, वो वहां पर जीती है। मुख्यमंत्री का नाम है आपका लाल दुहोमा। इसमें जो पहली महिला कैबिनेट मंत्री हैं मिजोरम की, वो कौन है इसमें? लालरिन पुई। आप समझ सकते हैं महिलाओं का स्तर क्या है कि अब जाकर के वहां पर पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है जिनका नाम है लालरिनी पुई। ये आपको इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आज़ादी के इतने समय के बाद भी मिजोरम में अब जाकर के क्या हो रहा है कि पहली महिला कैबिनेट मंत्री बन रही हैं। बहुत ही इसमें आपको विचार करने योग्य है कि अभी भी क्या स्तर है महिलाओं का। ठीक है, मतलब कितना हम लोग कोशिश करते हैं कि फीमेल्स को लिए कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग पढ़ते हैं सोसाइटी में, ग्लास सीलिंग कॉन्सेप्ट ना, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। ठीक है, कई सारे केसेस आप लोग डेली देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए उसको हम लोग एवाइड करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं राजस्थान के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में आपकी 200 सीटें हैं। मुख्यमंत्री का नाम है भजन लाल शर्मा, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार बनी। और उप मुख्यमंत्री का नाम है दिया और प्रेम। ठीक, ये एक एक नाम से आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। वैसे पूरा नाम दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा था। ठीक, तेलंगाना में आपकी 119 सीटें हैं। कांग्रेस वहाँ पर जीती है। मुख्यमंत्री का आपका नाम है
अनुमुला रेवंत रेड्डी, आप रेड्डी से याद रखिए तो आपको याद रहेगा। और तेलंगाना के जो डिप्टी सीएम है वो दोस्तों कौन है आपके, मल्लू हैं। ठीक, ये आपके जो 5 अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं वो अच्छी तरीके से मैंने आपको कवर कर दिया। एक आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, राजस्थान है, तेलंगाना है। आई होप आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब जो दोस्तों आपका अगला आर्टिकल है वो है मेरा युवा भारत। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कुछ टर्म है जिनको हम लोग पहले समझ लेते हैं। अमृतकाल से आप क्या समझते हैं? तो अमृतकाल दोस्तों 25 साल का एक टर्म पीरियड है जो 2022 से लेकर के 2047 तक काउंट किया जाता है। इसको घोषणा 75वीं वर्षगांठ जो थी स्वतंत्रता दिवस की तब की गई थी। इसका जो विजन है उसको पूरा करने के लिए, अमृतकाल के विजन को पूरा करने के लिए कि जो रूरल और जो अर्बन पॉपुलेशन है उनको एक मिक्सड अप, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके, इसीलिए केंद्र सरकार ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जिसको हम लोग माई भारत यानी कि मेरा युवा भारत के नाम से संबोधित करते हैं। इसमें जो युवा टर्म यूज किया जा रहा है उसको कितनी एज ग्रुप के लोगों को युवा माना गया है? तो 15 से 29 साल के लोगों को इसमें युवा डिक्लेयर किया गया है, माना गया है। और जो 10 से 19 साल के समूह के बच्चे हैं उनको किशोर यानी कि एडोलेसेंट माना गया है। 31 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन आपकी मेरा युवा भारत की स्टार्टिंग करी किसके द्वारा? मोदी जी ने की। कहाँ पर? दिल्ली में की। ठीक, इसकी जो स्वायत्त निकाय होगी वो आपकी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ये आपकी इसकी स्वायत्त निकाय होगी। बाकी इसमें एक टर्म आता है फिजिटल, तो फिजिटल से हम लोग समझते हैं फिजिकल प्लस डिजिटल। ये आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, से बहुत कम चांस है, मेंस वगैरह में इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि मेरा युवा भारत जो है ये आपका एक विजन है, जो अमृतकाल का जो विजन है, जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए मोदी जी ने इसको लॉन्च किया दिल्ली में 31 अक्टूबर को, जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक, फिर अगला जो है आपका आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम लोग समझते हैं कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसमें क्या है कि भारत की स्वतंत्रता के जब 75 वर्ष दोस्तों पूरे हो गए उसका एक उत्सव मनाया गया कि जो भी अभी तक अचीवमेंट हुई हैं, ठीक है, जो मतलब हम लोगों ने उपलब्धियां हासिल की है, ठीक, उनको याद दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक ये पहल थी। ठीक, इसमें क्या हुआ कि इसमें कई सारे डेज भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे 15 नवंबर को आपको ट्राइबल जनजाति दिवस, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है जोरावर सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की याद में। और 14 अगस्त को आपको विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, इसकी घोषणा की गई। ये आपको डेज आपको याद रखने हैं। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, 26 नवंबर को वीर बाल दिवस, 31 अक्टूबर को हम लोग जानते ही हैं राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन दोस्तों मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। मोदी जी ने क्या किया कि समापन समारोह जो था मेरी माटी मेरा देश, उसमें भी भाग लिया। इस कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी अमृत महोत्सव का समापन भी हो गया। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो एंड हुआ है वो आपका मेरी माटी मेरे देश अभियान के साथ ही समाप्त हो गया। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसकी जो ऑफिशियल स्टार्ट हुई थी इसकी 2021 में कर दी गई थी। तो इसमें कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं जिसको हम लोग अमृत महोत्सव पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो राज्यों में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात आपका, फिर हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान दोनों कंबाइंड रूम से तीसरे नंबर पर आते हैं। मंत्रालय में अगर देखा जाए अमृत महोत्सव पुरस्कार जो मिला है, पहले नंबर पर विदेश मंत्रालय, दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय, तीसरे नंबर पर आपका कंबाइंड रूप से खेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय आता है। मेरा माटी मेरे देश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का आपका समापन कार्यक्रम था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। साथ ही साथ इसमें सांस्कृतिक मंत्रालय भी इसमें शामिल था। इन दो मंत्रालय ने मिल करके मेरा माटी मेरा देश को आपका स्टार्ट किया। ठीक, फिर हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जो मेरी माटी मेरा देश है इसकी टैगलाइन क्या थी दोस्तों? तो मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन, ये दोस्तों इसकी टैगलाइन थी। अभी तक हम लोगों ने लगभग 5-6 आर्टिकल्स देख लिए। अब जो भी इसमें बचे हैं उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। नो डाउट दोस्तों कि इस क्लास की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है, लेकिन फिर भी कवर तो करना ही है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा आज देख लें,
बाकी थोड़ा कल देख लेते हैं। मतलब कोशिश करिए कि एक दिन में ही देख लें, मैक्सिमम 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती तो आधा घंटा करके भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, फिर हल्का सा रिवाइज करिए, फिर देखिए, ऐसे कर सकते हैं। तो आप ऐसा कोई लोड लेने वाली देखो दोस्तों बात नहीं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार बार चीज़ों को आप दोहराएंगे, उतने अच्छी तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल जो है दोस्तों, उसमें हम लोग देखते हैं नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। तो इसमें क्या है कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो हमारे मोदी जी का जो आपका विजन है, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसी क्रम में ये कार्यक्रम आपका है स्टार्ट किया गया। इसमें आप लोगों को याद रखना है, जो फैक्ट सीधे हम लोग देखते हैं कि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन है, वहाँ पे दिल्ली से मेरठ तक इसको स्टार्ट किया है। जो नाम दिया गया था, नमो भारत ट्रेन नाम दिया गया था। इसकी जो डिज़ाइन स्पीड थी दोस्तों, वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बाकी इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बाकी इसमें बस आपको यही याद रखना है कि दिल्ली से मेरठ तक इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को डेवलप किया गया, उसके अंतर्गत नमो भारत ट्रेन जो है आपकी स्टार्ट करी गई। ये आपकी भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है। बाकी इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है। अगला जो आर्टिकल है आपका दोस्तों, गंगे डॉल्फिन के बारे में है। ये आपका उत्तर प्रदेश का एक्वेटिक एनिमल है। गंगे डॉल्फिन का आपका जो साइंटिफिक नाम है दोस्तों, वो है आपका प्लैंटेनिस्टा गैंगटेशिया, प्लैंटेनिस्टिका गैंगेटिका। ये आपका क्या है, उसका साइंटिफिक नेम है। अगर इसमें हम लोग स्टेटस के बारे में देखें तो इन्वायरमेंट में कई सारी संस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं, वो अलग अलग स्टेटस देती हैं। जैसे IUCN के इंडेंजर्ड स्टेटस में आती है, और WPA का शेड्यूल 1 में आती है, और आपके साइट्स में अपेंडिक्स 1 में ये आती है। अगर जो हम लोगों को इसमें याद रखना है, इसमें हम लोगों को यह देखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ने ही अपना जलीय जीव घोषित किया है। गंगे डॉल्फिन को 2010 में इसको राष्ट्रीय मान लिया गया था। 2008 में असम ने भी इसको अपना जलीय जीव माना था राज्य का, और आपका 2023 में उत्तर प्रदेश ने भी इसकी घोषणा कर दी है। बाकी इसमें कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो दोस्तों क्या नाम है, राज्य मछली जो है दोस्तों कौन सी है, इंडियन फेदर बैक, जिसको हम लोग चितिला के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य की मछली कौन सी है दोस्तों, इंडियन फेदर बैक, जिसको हम लोग चितिला के नाम से भी जानते हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल है दोस्तों, वो कौन सा है, गंगे डॉल्फिन है, जो कि 2023 में घोषणा की गई है। जो राष्ट्रीय भी हमारा यही है, ठीक है, जो कि 2010 में इसकी घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश का तो है ही, साथ ही साथ 2008 में असम ने भी इसको अपना एक्वेटिक एनिमल माना था। तो ये इस आर्टिकल के बारे में बात हो गई। अगला हम लोग देखते हैं कि नोट्स के फॉर्मेट में घोल मछली के बारे में। तो जो राज्य की मछली है गुजरात की राज्य मछली है आपकी घोल मछली। ठीक, ये आपको याद रखना है कि गुजरात की स्टेट फिश कौन सी है, तो वो घोल फिश है। 21 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फिशरीज डे, यानी कि विश्व मात्स्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर घोल मछली, जिसको हम लोग ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर के नाम से भी जानते हैं, इसका जो साइंटिफिक नाम है आपका प्रोटोनोबिया डाइकैंथस है। ये इसको हम लोग गोल्ड फिश के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो 2020 में स्टार्ट हुआ था, उसके अंतर्गत ही इसको चालू किया गया। बाकी विक्रमशिला डॉल्फिन सेंटर आपका कहाँ पर है, ये आपका बिहार में। ये बातें आपको याद रखनी, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं याद करने वाला। बस आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जलीय जीव कौन सा है, राज्य की मछली कौन सी है राज्य की, और बाकी घोल मछली कहाँ की आपकी मछली है, किस राज्य की मछली, तो गुजरात की राज्य मछली है। बाकी इसमें कुछ नहीं आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें यही बताया गया कि गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में सूचित किया गया है। जैसे कि विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है आपकी बिहार में, और इसको प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो कि 2020 में स्टार्ट किया गया। बस आपको यही इसमें याद रखना है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब स्टार्ट किया गया, 2020 में स्टार्ट किया गया। और आपका राष्ट्रीय विश्व मछली दिवस 21 नवंबर को आपका विश्व मछली दिवस दोस्तों मनाया जाता है। जो आपका अगला है भारतीय भेषज संहिता आयोग PDG का सदस्य, इसको हम लोग देखते हैं। इस आर्टिकल में खास इतना कुछ मतलब लगा नहीं था पूछे जाने लायक, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। भारतीय भेषज संहिता, जिसको हम लोग IP बोले तो इंडियन फार्माकोपिया भी बोलते हैं, को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से IPC यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक,
इसमें क्या है, आपको ये याद रखना है कि जो पीडीजी है, फार्माकोपियल वार्ता ग्रुप, यानी कि फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप, जो इसकी बैठक हुई कहाँ पर दोस्तों ही, हैदराबाद में हुई। इसमें क्या हुआ कि पहली बार अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित हुई। इसकी जो मीटिंग है अभी तक कहाँ होती थी, अमेरिका में, यूरोप में या जापान में ही होती थी। पहली बार उससे बाहर आपकी हैदराबाद में आयोजित हुई है। 2019 के बाद से प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थित वाली ये आपकी प्रथम बैठक थी। बाकी इसमें आपको कुछ खास देखने की जरूरत है नहीं। ठीक, अगला जो आपका आर्टिकल है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। इसमें आपको ये याद रखना है कि कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला होने वाला है। कोया जनजाति है जो तेलंगाना की, ठीक है, कोया जनजाति कहाँ की है आपकी, तेलंगाना की है। उस आयोजन जो है इसका यही कर रही है। ठीक, ये सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, और अगर नॉर्मल मेले के रूप में देखें तो कुंभ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है। बाकी जो है तेलंगाना का राज्य उत्सव भी ये है। बाकी इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग याद रख सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट कब आया था, 2009 में आया था। बाकी समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है, तेलंगाना में बन रही है। कहाँ पर बन रही है दोस्तों, तेलंगाना में बन रही है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी हम लोग अगला आर्टिकल जो है आपको देखते हैं। थोड़ा आपको स्क्रीन पे दूसरी चीज़ देखने को मिली होगी तो एकदम से आगे, तो उसको आप लोग अवॉइड करिए। जो आपका अगला दोस्तों आर्टिकल है, ट्रैवल फॉर लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो बात करें अगर हम लोग दोस्तों इसकी मिशन लाइफ की, तो 2021 में जो COP26 की मीटिंग हुई थी आपकी ग्लासगो में, वहाँ पर इसको प्रस्ताव दिया था मोदी जी ने। बाकी 2022 में गुजरात में आपका जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पर इसकी औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक, इसमें क्या था कि वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गाँवों एवं स्थानीय शहरी निकायों को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाना था। ठीक, भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों NCDS यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में शामिल करने वाला पहला देश है। ये आपको याद रखना है कि भारत एक ऐसा पहला देश है जिसने लाइफ को, मिशन लाइफ को अपने NCDS में शामिल करने वाला पहला देश है। NCDS नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में शामिल करने वाला पहला देश है। बाकी आप लोगों को ये याद रखना है कि 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर इसको स्टार्ट किया था। तो आपको याद रखना है 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस आपका दोस्तों मनाया जाता है। ठीक, बाकी इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित करी जाती है, बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन, जिसमें 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया। 5 को गोल्ड, 10 को सिल्वर और 20 को आपका ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। ठीक, इसमें सिल्वर की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का कुरौना गांव भी है, जिसको ये पुरस्कार मिला है। कौन सा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन में उत्तर प्रदेश का आपका कुरैना गांव है, जिसको सिल्वर श्रेणी में पदक मिला हुआ है। ठीक, अगला जो आपका आर्टिकल है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कर दिया गया है। तो हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है आपका दोस्तों, कुरकुमा लोंगा, और ये आपका एक फ्लावरिंग प्लांट है जो बिलोंग करता है आपका जिंजीबेरेसी फैमिली से आपको बिलोंग करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर भी होता है। बाकी नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें बस आपसे यही पूछा जा सकता है जो इसका मेन जो वर्क क्या होंगे आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी इसमें बस आपको मेन जो याद रखना है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान कब तक व्यक्त किया गया है, तो 2030 तक। ये बस आपको याद रखना है। तो आपका दोस्तों अगला आर्टिकल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बहुत ही चर्चा में रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करना, ये उससे संबंधित आपका बिल है। ऐसा नहीं कि इसकी पहली बार बात करी जा रही, पहले भी कई बार कोशिश करी गई, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं बन पाई, फेवरेबल नहीं हो पाई इस बिल के लिए, तो बिल पास नहीं हो पाता था। कभी लोकसभा में अटक जाता था तो कभी राज्यसभा में अटक जाता था। वही क्रम यहाँ पर बताया गया। बाकी उन सब चीज़ों को आपको देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि आपका 128वां संविधान बिल था आपका, और 106वां संविधान संशोधन है, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। अगर बिल की बात करें तो 128वां है, और अगर एक्ट की बात करें तो
106 है। 20 तारीख को लोकसभा से पास हो गया था, 20 आपका सितंबर 20 सितंबर में आपका लोकसभा में पास हुआ, 21 सितंबर में राज्यसभा से पास हुआ और 28 सितंबर को आपका इस पर राष्ट्रपति के इसमें साइन हो गए थे। तो इसमें क्या है, लोकसभा में और आपका क्या नाम है, लोकसभा में और आपका राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें इसमें आरक्षित करी गई हैं। कितनी, 1/3 सीटें इसमें आरक्षित करी गई। ठीक, 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें क्या है कि उसने 239 में संशोधन किया है, जिससे 3 आर्टिकल्स को जोड़ा गया है, 330A, 332A, 334A। इसमें किस आर्टिकल में क्या बताया गया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक बार इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बस आपको ये याद रखना है कि 15 वर्ष की अवधि के लिए है, बाद में क्या होगा, जो अगला डिलिमिनेशन कमीशन होगा उस तब से 15 वर्ष के लिए आपका लागू होगा। बाद में अगर संसद चाहेगी तो इसको बढ़ा भी सकती है, कानून के द्वारा इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। बस आपको यही याद रखना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपका महिला आरक्षण से रिलेटेड है। आपका विधानसभा और आपका क्या नाम, लोकसभा, राज्य विधानसभा और लोकसभा में कितना 33% आरक्षण और 128वां आपका बिल है, 128वां आपका बिल है और 106वां ये एक्ट है। बाकी इसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 239A में इसने संशोधन किया है, 3 आर्टिकल्स को जोड़ा है, 330A, 332A, 334A। बाकी इसमें कुछ नहीं है। आपको ये देख सकते हैं कि 332A को जोड़ने के माध्यम से क्या हुआ, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों को आरक्षित किया गया है। 332A में क्या हुआ है कि महिलाओं के लिए विधानसभा में सीटों को आरक्षित किया गया है। 334A को जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण के लागू होने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया है। क्या उनसी शर्तें हैं, तो शर्त आपकी जान ही रहे हैं, डिलिमिनेशन के बाद से प्रभावी होंगी, जो आपका परिसीमन होगा उसके बाद से प्रभावी होंगी, 15 वर्ष के लिए होंगी। बाकी कानून के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। तो किस आर्टिकल में संशोधन होगा, 239A में। कौन नए आर्टिकल जोड़े जाएंगे, 330A, 332A, 334A, 330A, 332A और 334A। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला जो है आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। सबसे पहले विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है, 17 सितंबर 2023 को मनाई जाती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है इसको लॉन्च किया मोदी जी ने, लॉन्च किया कहाँ पर लॉन्च किया, आपकी दिल्ली में लॉन्च किया। ये आपकी केंद्रीय क्षेत्र सेंट्रल सेक्टर की आपकी योजना है। ठीक, इसका जो नोडल मंत्रालय आपका कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME इसकी जो है आपकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसकी जो टैग लाइन है, सम्मान सामर्थ्य समृद्धि इसकी टैग लाइन है। इस योजना की जो अवधि है दोस्तों 5 वर्ष की है, 2023 से लेकर के 27 तक, और इसमें 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। ठीक, बाकी इसमें कार्ड वगैरह बनाए जाएंगे और इसमें कुछ आपको खास देखने वाला है नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि विश्वकर्मा योजना की शुरुआत मोदी जी ने की और केंद्रीय क्षेत्र की आपकी योजना है और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो MSME है। 5 वर्ष की इसकी सीमा है, 2023 से 2027 तक। बाकी 17 सितंबर को आपका प्रधानमंत्री मतलब विश्वकर्मा दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक, आपका जो अगला आर्टिकल है दोस्तों, आयुष्मान भव अभियान। अब हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि जो आपका आयुष्मान भारत है, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम जो है, जो पैरेलल है आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अनुरूप जो बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य है SDG 3 में हमारे टारगेट्स हैं गुड हेल्थ और वेलबींग को, उसको अचीव करने के लिए। आयुष्मान भारत के आपके इसमें 4 मेजर पिलर्स हैं। पहला आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तीसरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, चौथा आपका प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल योजना। इसमें क्या है, जो आयुष्मान भव अभियान है जो आपका, इसका उद्घाटन जो है मुर्मू जी ने किया था, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात के गांधीनगर में वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। ठीक है, इसको प्रारंभ किया आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यह एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका जो क्या कहते हैं, जो अभियान है आपका 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया गया था। ठीक है, तो ये बात हो गई आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत क्या हुआ। फिर अगला जो आपका आर्टिकल है, सांची भारत का पहला सौर शहर, मतलब जो आपका पहला इंडिया का सोलर सिटी है वो कौन सा है दोस्तों, सांची। सांची कहाँ है, अपना मध्य प्रदेश का। इसमें क्या है कि 1989 में सांची को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया था। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है, आपका सांची है। इससे क्या है कि जो नेट जीरो का जो टारगेट है आपका
मध्य प्रदेश सरकार के जो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग एवं आईआईटी कानपुर के मध्य एक समझौता नेट जीरो के लिए क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और आईआईटी कानपुर के बीच में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और आईआईटी कानपुर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, किसके लिए, नेट जीरो के लिए। मोढेरा क्या है आपका 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव। जिस प्रकार से आपका सांची जो है आपका सोलर सिटी है, उसी तरीके से अगर सोलर विलेज की बात करें तो मोढेरा है। मोढेरा आपका कहाँ पर पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है और इसका उद्घाटन आपका मोदी जी ने किया था। ये मैंने देखिए स्पेशली यहाँ से मेंशन कर दिया है। विलेज जो है इसका उद्घाटन आपका मोदी जी ने किया था गुजरात के मोढेरा में, और जो सोलर सिटी है वो आपका है मध्य प्रदेश के सांची में, और इसका जो उद्घाटन है वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। ठीक है, ये आपका हो गया सांची से रिलेटेड। ये सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने कवर कर लिए। ऊपर के कुछ आर्टिकल्स बचे हैं, जल्दी से हम लोग उनको भी कवर कर लेते हैं। आई होप कि अभी तक की क्लास में आपको इजीली समझ में आई होंगी दोस्तों। बस देखिए ये कि फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जितना इंटरेस्टिंग हो सकता है उतना आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी देखिए याद तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। इसमें क्या है कि जितना आप बार बार रिवीजन करेंगे, मेरी तरफ से भी अभी जैसे सारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद हम लोग क्या नाम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। हो सकता है कि आज मैंने देखा था कि घटना से प्रकाशन ने एमसीक्यू की भी कोई बुक लॉन्च की है, तो अगर वो बुक आ जाती है तो उससे ही करा दिए जाएंगे। अदरवाइज आप लोगों के लिए मैं खुद पर्सनली क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर उसको आपको टेस्ट की फॉर्मेट में करंट अफेयर से लगभग 400-500 क्वेश्चन बहुत रहेंगे, वो बन जाएंगे, उतने आपको करा दिए जाएंगे। ठीक ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। ऊपर के जो आर्टिकल छूटे हैं वहाँ से हम लोग देखते हैं। ये जो अगला आर्टिकल है दोस्तों, ये भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, वैसे तो इसमें आप लोग देखेंगे कई सारे फैक्ट हैं, लेकिन जो मेजर फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, मोस्टली आपको याद रखना चाहिए, डेट याद रखनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट था और यूपी से रिलेटेड था, इसलिए आपको याद ही रखना चाहिए कि 22 जनवरी को मोदी जी ने इसका भगवान श्री राम के बाल रूप विग्रह की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की। किस तारीख को, 22 जनवरी को। ठीक है, और कौन कौन उपस्थित था, तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आरएसएस के संचालक मोहन भागवत जी, और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के क्षेत्रन्यास के जो अध्यक्ष थे महंत नृत्य गोपाल दास जी, ये सब जो थे उस समय वहाँ पर उपस्थित थे। बाकी हम लोग अब बात कर लेते हैं श्री राम लला की प्रतिभा के बारे में। तो श्री राम लला की जो प्रतिमा है उसके निर्माण में कर्नाटक से लाए गए लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्णशिला पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मूर्ति का जो वजन है दोस्तों कितना है, 200 किलोग्राम है। ऊंचाई जो है दोस्तों 4.24 फीट है। इस प्रतिमा में जो मूर्ति दिखाई गई है उसमें कितनी आयु बताई गई, 5 वर्ष की आयु में दिखाया गया। किस मुद्रा में, खड़ी मुद्रा में। श्री राम लला को कमल के फूल के आकार के आधार पर खड़ी हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। इसमें क्या है कि प्रतिमा के दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10वें अवतार को दर्शाया गया है। 10वें अवतार के बारे में आप परिचित ही होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मत्स्य, कुम्र, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये सब आपके 10वें अवतार हैं। बाकी निचले हिस्से में क्या है, एक तरफ हनुमान जी हैं और दूसरी तरफ गरुड़ जी को दर्शाया गया है। रामलला की इस मूर्ति के प्रतिमा के जो मूर्तिकार हैं वो भी कर्नाटक के हैं। कौन, क्या नाम है उनका, अरुण योगीराज। ठीक, श्री राम लला की इस प्रतिमा को बालक राम नाम दिया गया है। जो प्रतिमा स्थापित करी गई है इसको क्या नाम दिया गया है दोस्तों, बालक राम नाम दिया गया है। अब हम लोग जन्मभूमि जो मंदिर है उसके बारे में, मंदिर के बारे में, तो प्रतिमा के बारे में बात हो गई, जो राम जी की प्रतिमा बनाई गई उसके बारे में बात हो गई। ठीक, अब इसमें हम लोग इसको मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रतिमा दोस्त किसने बनाई थी, अरुणा योगीराज ने बनाई थी। ठीक, बाकी हम लोग देखते हैं कि जो मंदिर है नागर शैली में डिजाइन किया गया है। इसकी लेंथ ब्रेड हाइट 380 बाई 250 बाई 161 है। बाकी 161 फीट की होगी। 3 मंजिल का है कुल मिलाकर के आपका, और इसमें 5 मंडप होंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, ये आपके 5 मंडप होंगे इसमें। बाकी मेन क्या है इसमें कि गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर जो है राजस्थान से लाया गया। टीक की लकड़ी का जो प्रयोग हुआ महाराष्ट्र से लाई गई। तेलंगाना और कर्नाटक से ग्रेनाइट के पत्थर लाए गए। ब्रासवेयर उत्तर प्रदेश से, जबकि 42 घाटियां तमिलनाडु से लाई गई। हस्तलिपि वाली लकड़ी के दरवाजे हैदराबाद तेलंगाना से लाए गए। जो जन्मभूमि मंदिर के जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर मंदिर के आर्किटेक्ट का नाम पूछेंगे तो चंद्रकांत सोमपुरा है। अगर राम जी की प्रतिमा के बारे में पूछेंगे तो अरुण
योगीराज, कर्नाटक के अरुण योगीराज थे। ठीक है, इसमें क्या है, सूर्य तिलक मैकेनिज्म का यूज किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रत्येक वर्ष नवमी के दिन 12 बजे क्या होगा, 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें जो है रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ेंगी। ठीक है, क्या होंगी, रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ेंगी। ठीक है, इसको किसने डिजाइन किया है, IIA भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने इसको डिजाइन किया है। सूर्यपथ एवं ऑप्टिक्स पर तकनीकी सहायता प्रदान की है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने इस सूर्य तिलक तंत्र को डिजाइन किया है। ठीक, इसमें क्या है कि कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया गया है। ठीक, उसको किस राज्य से संबंधित है, जैसे उत्तर प्रदेश से आपका क्या है, पखावाज, बांसुरी और ढोलक। पखावाज, बांसुरी और ढोलक कहाँ से संबंधित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो आपका अगला जो है कर्नाटक, कर्नाटक से क्या संबंधित है, वीणा, वीणा किससे संबंधित है, कर्नाटक। इसको दोस्तों हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे कान में क्या पहनते हैं, बाली वगैरह कुछ भी पहनते हैं तो मोस्टली लड़कियां पहनती हैं। वीणा किसका नाम है, लड़की का नाम है, तो वीणा कान में क्या पहनती है, कुछ ज्वेलरी वगैरह पहनती है, तो कान में वीणा ऐसे याद कर सकते हैं। पंजाब में क्या है, अलगोजा, पंजा मारेंगे तो कोई चीज़ पे पंजा मारेंगे तो अलग हो जाएगी, तो कैसे याद कर सकते हैं, पंजाब से अलगोजा। महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई में मोस्टली एक्टर्स एक्ट्रेस वगैरह बात होती हैं, तो सुंदरी, एक्ट्रेस हीरोइन क्या होती हैं, फिर सुंदर होती हैं, तो महाराष्ट्र में एक्ट्रेस यानी कि सुंदरी। उड़ीसा में क्या है आपका, मर्दल जो आपका उड़ीसा से संबंधित है। मध्य प्रदेश में क्या होता है कि मध्य प्रदेश में आपका संतूर जो है आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। संतूर आपका किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। मणिपुर जो है उससे संबंधित आपका पुंग वाद्य यंत्र है। मणिपुर में देखेंगे इधर भी पा में मात्रा है छोटू की, और इधर भी आपकी पा में मात्रा है। असम का आपको याद करना पड़ेगा, नगाड़ा और काली है। छत्तीसगढ़ में भी ता है और तंबूरा में भी ता है, तो तंबूरा कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। शहनाई कहाँ का है, दिल्ली का है। राजस्थान का क्या है आपका, रावण हत्था, रा से राजस्थान, रा से रावण हत्था। पश्चिम बंगाल में दोस्तों अगर आप लोग देखें तो पश्चिम बंगाल का आपका हो जाएगा श्री खोल सरदर्द। पश्चिम बंगाल के वाद्य यंत्र का क्या नाम है, श्री खोल सरदर्द, श्री खोल सरदर्द। आप ऐसे समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल को हम लोगों को बांग्लादेश से रिलेट करना है। वहाँ पर इतना उथल पुथल हो रहा है कि वहाँ पे जो लोग भी रह रहे हैं उनके क्या सिर में दर्द होने लगा है, मतलब सरोद होने लगा, सिर में दर्द होने लगा है, सिर बिल्कुल का खुल गया। तो खोल दर्द से आपको याद रखना है। सरोद और श्रीखोल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। तमिलनाडु का आपका नौक्सरम, तविल और मृदंगम। तमिलनाडु का क्या होता है कि वहाँ की टर्मिनोलॉजी शब्द से ही पता चल जाती है। आंध्र प्रदेश से क्या है आपका, आधा घंटा, जैसे आंध से क्या आधारण, तो आधा घंटा, घंटा से घट, घटम, तो घटम आपका कहाँ से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से। झारखंड का मतलब क्या है, सितार। झारखंड किससे रिलेटेड है, सितारों से रिलेटेड है। सितार जो आपका झारखंड से रिलेटेड है। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, जैसे साड़ी वगैरह में सितारे लगे होते हैं नहीं, गिर जा बार बार हर जगह गिरते हैं, तो सब लोग बोलते हैं इसको एक जगह झाड़ाओ फिर बैठो आके शांति से, है तो सितारे क्या है अपने झाड़ाओ। तो झारखंड, सितारा जो आपका झारखंड से संबंधित है। गुजरात जो है आपका संतार जो आपका गुजरात से संबंधित है। रात, रात में क्या होते हैं तारे, तारे से आपको तारे याद रखना है, तो समतार जो है आपका गुजरात से संबंधित है। पखावज जो है आपका बिहार से संबंधित है। पखावज दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश से भी संबंधित था। और उत्तराखंड से आपका हुड़का संबंधित है। हुड़का वाद्य यंत्र किससे संबंधित है दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित है। डा से आपको डा याद रखना, इस तरीके से याद रहेगा। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। कुछ ना कुछ आप अगर रिलेट करके याद रखेंगे, एक दो बार सुन लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट को जरूर लूँगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, तो ये है आपका अगला टॉपिक जो है आपका ये है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी जो परिकल्पना है आपका, जो भाग 4 है हमारे संविधान का, जिसको हम लोग राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के हिसाब से जानते हैं, जिसका जो आर्टिकल 44 है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करी गई है, यानी कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो कि इंस्पायर्ड है वन नेशन वन लॉ, एक देश एक कानून के कॉन्सेप्ट से आधारित है। इसका मतलब क्या होता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबके लिए एक ही लॉ होगा, वही सब पर अप्लाई होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड ने सबसे पहले
ये जो है आपका अपना लिया, देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें क्या है कि सभी पर लागू होगा, उन निवासियों पर भी लागू होता है जो उस क्षेत्र के बाहर अधिवासित हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होता है जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं। और ये शेड्यूल ट्राइब्स पर इनका जो प्रावधान है लागू नहीं होता है। ये आर्टिकल 366 में इसके बारे में लिखा हुआ है, जो कि जिसके साथ आपको अनुच्छेद 342 भी रीड किया जाता है। उसमें क्या लिखा है कि किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई भी प्रावधान दोस्तों क्या आपका लागू नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा इस वाले आर्टिकल में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला जो दोस्तों आपका आर्टिकल है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। तो ये जो है आपका, इसका जो कार्यान्वयन किया जा रहा है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा इसका किया जा रहा है, क्या नाम, कार्यान्वयन किया जा रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, मतलब जो मछुआरे हैं उनके कल्याण के लिए, और जो क्या नाम मत्स्य पालन जो क्षेत्र है उसके समग्र विकास के लिए लगभग 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश इसमें किया जा रहा है। ठीक है, और ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है दोस्तों, 5 उससे मछली उत्पादन से रिलेटेड है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें बस आपको यही याद रखना है कि इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसका क्या नाम है शुभारंभ किया गया है, और के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की एक सब स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। बाकी इसमें बस आपको याद रखना 4 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी। यह उपयोजना सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 26-27 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसमें बस मोस्टली आपको यह याद रखना कितना बजट है और ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, बाकी इसकी शुभारंभ किसने करी है, बाकी कुछ इसमें खास याद करने की ज़रूरत है नहीं आपको। अगला जो आपका आर्टिकल है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन, जो आपका सुदर्शन ब्रिज है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें सबसे पहले 4 धाम के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो हम लोग समझ लेते हैं हमारे 4 धाम कौन कौन से हैं। बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, द्वारिका गुजरात में, और आपका जो पुरी है उड़ीसा में, और अगला है आपका रामेश्वरम तमिलनाडु में। ठीक, इसमें आपको याद क्या रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है दोस्तों। किसने किया, आपका मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। क्या कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो ये ओखा की जो लैंड है उसको जोड़ता है आपका द्वारका द्वीप यानी कि द्वारका आइलैंड से जोड़ता है। इसकी जो आधारशिला थी मोदी जी ने 2017 में ही इसकी आधारशिला रख दी थी। यह देश का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज होगा, यानी कि केबल आधारित ब्रिज जो है सबसे लंबा होगा देश का। ये 4 लेन का आपका ब्रिज है। तो ये आपको याद रखना है सुदर्शन सेतु के बारे में। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जो अगला आपका आर्टिकल है राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन। तो इसमें क्या है, नदी डॉल्फिन की आपकी अभी तक हम लोगों को 6 जीवित प्रजातियों के बारे में पता है। इसमें मोस्टली हमको ये याद रखना है कि जो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। कहाँ पर, पटना में इसका उद्घाटन किया है। बाकी तो कुछ इसमें खास ज़्यादा है नहीं। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि 24 अक्टूबर को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर हुआ कहाँ पर, कोलंबिया की राजधानी क्या है दोस्तों, बगोटा में। क्या हुआ, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन्स बाय 2030 तक ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन, जिसमें आपके टोटल 11 देश शामिल हैं। कौन कौन से, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, कंबोडिया, इंडिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुला। 5 अक्टूबर को आपका नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, फिर आपका अगला जो आर्टिकल है दोस्तों वो भारत रत्न से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन आपको अल्टरनेट ईयर में देखने को मिल ही जाता है। ठीक, इसकी जो शुरुआत थी दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखें तो 1954 में शुरुआत हो गया था इसका, और अब तक कुल 53 लोगों को मिला है, जिसमें से 48 पुरुष और 5 महिलाएं। ये तो सब ऐसे बातें हो गई, इनको याद करने की खास जरूरत है नहीं, बस 1954 आपको याद रखना है। इसमें 4 लोगों को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को और MS स्वामीनाथन को। इनको सब लोगों को क्या नाम मरणोपरांत मिला है। बाकी लाल कृष्ण अडवाणी जी को मिला है, और इनको मरणोपरांत नहीं, मतलब सिर्फ 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है भारत रत्न, बाकी सिर्फ लाल कृष्ण अडवाणी जी को छोड़ करके। इसमें हमको क्या याद रखना है, इसमें हाँ आप लोग ये देख सकते हैं कि जो पीवी नरसिम्हा राव हैं, पीवी नरसिम्हा राव जो हैं, इनको जो अवार्ड था किसने रिसीव किया है, तो पीवी प्रभाकर राव ने
जो कि उनके सुपुत्र थे, उन्होंने रिसीव किया है। चौधरी चरण सिंह का उनके पौत्र जयंत चौधरी ने रिसीव किया है। MS स्वामीनाथन उनकी सुपुत्री नित्या रॉय ने रिसीव किया है। कर्पूरी ठाकुर के उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर ने आपका रिसीव किया है। कर्पूरी ठाकुर की अगर बात करें तो हम लोग इनको पीपल्स हीरो यानी कि जन नायक के नाम से जानते हैं। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। और जो मुंगेरी लाल कमीशन है 1978 में इसका गठन हुआ था। ये आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड है, पिछड़े वर्गों के लिए। और जन नायक कर्पूरी ठाकुर महाविद्यालय आपका बिहार में है, बक्सर में आपका ये भी है। और जन नायक एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है आपकी दरभंगा से लेकर के अमृतसर तक। दरभंगा से लेकर के अमृतसर के बीच में जन नायक एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। ठीक है, ये आपकी कर्पूरी ठाकुर से संबंधित बात हो गई। हम लोग देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य सबसे लंबी अवधि तक इन्होंने कार्य किया। चौधरी चरण सिंह के बारे में देखें तो भारत के प्रधानमंत्री भी थे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने पार्टी की स्थापना करी थी, भारतीय लोक दल की, और उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के भी ये वास्तुकार थे। नरसिम्हा राव की अगर बात करें तो ये भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। अगर बात करें हम लोग MS स्वामीनाथन की तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के भारत में इनको जनक माना जाता है। बाकी 1988 में चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। इन्होंने 1988 में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। तो ये भारत रत्न से संबंधित जितने फैक्ट थे उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। अगला जो दोस्तों आपका है चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम जो आई थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, डिक्लेयर कर दिया है। ठीक, इसमें क्या था, सरकार का ऐसा कहना था कि उनका उद्देश्य है कि पॉलिटिकल जो फंडिंग है उसमें ये लोग ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे, यानी कि पारदर्शिता लाना चाहते थे। लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई जिसमें 5 लोग थे, उसने इसको क्या कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। ठीक है, इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में रेखांकित किया कि चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों के वित्त पोषण से संबंधित सूचना को गोपनीय रखने के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। ठीक, इसमें बाकी कुछ इसमें खास याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि इसको जो लॉन्च करता था वो इसको अथॉरिटी SBI के पास थी। और इसमें कुछ खास आपको हाँ ये याद रखना है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने वाले सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला था, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को, फिर तीसरे नंबर पर आपका INC था। अगर बात करें किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा धनराशि दी थी तो फ्यूचर गेमिंग ने आपकी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद मेगा इंजीनियरिंग ने, तीसरे नंबर पर आपका क्विक सप्लाई था। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है तो आपका एक प्रॉमिसरी नोट के रूप में, प्रॉमिसरी नोट की तरीके से इसको जारी किया जाता था। 15 दिन की इसकी अवधि होती थी। 15 दिनों के भीतर बॉन्ड को ना भुनाने पर उसे अधिकृत बैंक द्वारा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में इसको जमा कर दिया जाता था। ये आपका नॉन रिफंडेबल होते थे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत और लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होते थे। कहने का मतलब दोस्त यहाँ पर यह है कि वो पार्टियां जो कम से कम 1 वोट ही पाई होती हैं, किसमें, जो अभी चुनाव हुआ होता है आपका विधानसभा का या आपका लोकसभा का, लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में लगभग कम से कम 1% जो मत हुए हों, उनका 1% वोट पाया हो, तो वही लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के पात्र होते थे। ये किसमें लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट की सेक्शन 29(a) में लिखा है। आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की किस धारा में इसका जिक्र किया गया, 29(a) में किया गया है। और बाकी जारी करने का जो राइट्स थे वो SBI के पास थे। तो ये हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। बाकी जो आपका अगला जो है आपका बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, तो इसमें क्या है कि मोदी जी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया था। ठीक है, ये आपका एविएशन फील्ड से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किसमें, एविएशन सेक्टर में, भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। मोदी जी ने इसका लॉन्च किया है। 150 स्थानों पर 150 इसमें प्लेसेस को सिलेक्ट किया गया है जहाँ पर स्टेम लैब्स बनाई जाएंगी। पूछा जा सकता है कि स्टेम लैब्स कितने स्थानों पर बनाई जाएंगी अंडर बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, तो आपके 150 स्थानों पर बनाई जा रही हैं। ठीक है, हाल ही में मोदी जी ने क्या किया, बेंगलोर में इसका
कैंपस का उद्घाटन किया है और ये 1600 करोड़ रुपए के इसमें निवेश हुआ और ये पहली बार है कि बोइंग का अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। अभी तक वो अमेरिका के अंदर ही करता था। लेकिन ये भी है कि एच एल हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित किया था कर्नाटक में। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है। एच एल ने क्या किया है कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ पर बनाई है, आपकी कर्नाटक के तुमकुरू में। अगला है आपका स्वाति पोर्टल। तो दोस्तों स्वाति पोर्टल जो है आपका रिलेटेड है, स्वाति का फुल फॉर्म है दोस्तों साइंस फॉर अ वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो कि 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसमें पोर्टल को लॉन्च किया था किसने, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी में स्वाति नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया। 11 फरवरी 2024 को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। इसी अवसर पर इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी में दिल्ली में जो पढ़ती है वहाँ पर स्वाति नामक पोर्टल का लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि स्टेम में भारतीय महिलाओं एवं बालिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक, यह भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल है और यह पोर्टल एक संपूर्ण संवादात्मक डाटाबेस है। इसे नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित किया गया। तो आपको मेन बात यहाँ पर दोस्तों याद रखनी वो ये है कि जो आपका स्वाति पोर्टल है उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा इसको डेवलप किया गया। किसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। ये कहाँ पर है आपकी, ये है आपकी दिल्ली में। ठीक, आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। जो आगे अब आपका नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो COP26 ग्लासगो में आयोजित हुआ था उसमें मोदी जी के द्वारा घोषणा के अनुरूप मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बेस्ड विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले इसमें हमको ये याद रखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो क्षमता के संदर्भ में विश्व में चौथे स्थान पर है भारत, और विंड एनर्जी में भारत का विश्व में चौथा है। और यहाँ को मैं लिख भी दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया चौथे नंबर पर है, विंड एनर्जी के मामले में इंडिया चौथे नंबर पर है, सोलर एनर्जी के मामले में जो आपका इंडिया है वो 5वें नंबर के मामले में है। इसमें आपका जो पीएम सूर्य घर है एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाई जाएगी। इसके अंतर्गत क्या है 300 यूनिट फ्री मिलेंगी। इसका बजट जो है टोटल 75,021 करोड़ का इसमें बजट है। 75,021 करोड़ का इसमें लगभग बजट है। बस इसमें हमको इतना याद रखना है कि इसकी घोषणा जो है उसके COP26 में जो ग्लासगो में जो टारगेट लिया था मोदी जी ने उसी के अनुरूप इसकी घोषणा करी गई है। इसमें 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर टॉप लगाया जाएगा जिनसे 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत का चौथे नंबर पर है, विंड एनर्जी में भारत चौथे नंबर पर है, सोलर एनर्जी में आपका भारत जो है दोस्तों कितने नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। तो ये बात हो गई आपकी सूर्य घर की। अगला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय नोट फॉर वोट मामला। इसमें क्या है संसदीय विशेषाधिकार यानी कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं वो एक तरीके के स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि संसद के एक अनिवार्य अंग के रूप में जो संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से, कुछ तो कलेक्टिव रूप से होते हैं और प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से, एक कुछ तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं और कुछ हर मेंबर को इंडिविजुअल प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक, उसमें क्या है कि जो आर्टिकल 105 और 194 है वो इन सब चीज़ों से डील करता है। 105 आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड से डील करता है और 194 जो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद की सुनवाई में क्या कहा कि फैसले के सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो चंद्रचूड़ न्यायाधीश जो है उनकी अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई गई जिसमें जो सोरेन बनाम भारत संघवाद था उसका जो फैसला था उसको कैंसिल कर दिया। संसदीय विशेषाधिकार के तहत प्रतिरक्षा नहीं प्राप्त होगी। इसमें क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के उपरांत संसद तथा विधानमंडल सदस्यों को भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में इसमें जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो नहीं प्राप्त होंगे। ठीक, आपको याद रखना है कि करप्शन रिड्रेसल एक्ट 1988 में आया। आपसे सीधे सीधे एक्ट से पूछ ले जाते हैं उसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
105 आपको आर्टिकल याद रखना है और आपको 194 याद रखना है। 105 जो है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन द टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, प्रिविलेजेस से रिलेटेड, और जो आपका 194 है दोस्तों वो जाहिर सी बात है किससे रिलेटेड है, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। अगला जो आपका दोस्तों आर्टिकल है वो है सौर्य की प्रतिमूर्ति। तो इसको हम लोग अगर देखें तो इसमें क्या हुआ कि 1671 में आपका सरही घाट का युद्ध होता है, जिसमें अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच में युद्ध होता है। अहोम जो है आपका जीतता है, मुगल की तरफ से औरंगजेब होते हैं और अहोम की तरफ से आपका लाचित बरफुकन होता है, जिनकी प्रतिमा जो कि कांस्य की बनी हुई, इसकी जो क्या नाम अनावरण है किसने किया है, मोदी जी ने किया है। कहाँ पर, असम में, जोराहट असम में इसका मोदी जी ने अनावरण किया है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 84 फीट है, 41 फीट ऊंचा इसका पेडेस्टल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं विश्व में लाचित बरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वेलोर, यानी कि शौर्य की प्रतिमूर्ति। आपसे एक तरफ अलग अलग स्टैचू होंगे, दूसरी तरफ आपका किससे रिलेटेड है वो पूछा जा सकता है। तो स्टैचू ऑफ वेलोर किससे रिलेटेड है, अहोम किंगडम के जो क्या नाम है शाही सेना के जनरल थे उनसे रिलेटेड है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, लाचिल बरफुकन। और इसका निर्माण किसने किया दोस्तों, रामवी सुतार ने किया। किसने निर्माण किया है, रामवी सुतार ने। यहाँ पर हम लोगों ने लिख भी दिया है कि स्टैचू ऑफ वेलोर जो है आपका लाचित बरफुकन से रिलेटेड है, स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य से रिलेटेड है, और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है अंबेडकर से रिलेटेड है। स्टैचू ऑफ वननेस की बात करें तो इसको जो है आपका कमल की पंखुड़ी सदृश आधार पर टिका हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि ऊंचे कमल की पंखुड़ी की सदृश आधार पर ये टिका हुआ है। अगला जो है आपका स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस अंबेडकर जी से रिलेटेड है, और विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उल्लेखनीय है कि विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में। एक तो हो गया आपका स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है, अंबेडकर जी से रिलेटेड है। ये आपका क्या है, विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर दूसरे नंबर पर अगर हम लोग देखेंगे तो हैदराबाद में जो अंबेडकर जी की प्रतिमा है वो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची प्रतिमा। आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें हम लोगों ने 3 स्टैचू के बारे में देखा, स्टैचू ऑफ वेल्लोर के बारे में, स्टैचू ऑफ वननेस के बारे में, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में। वेल्लोर जो है अहोम साम्राज्य से संबंधित है, और वननेस जो आपका शंकराचार्य से संबंधित है, सोशल जस्टिस जो आपका भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। अम्बेडकर जी की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो आपकी यही है, क्या नाम, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। कहाँ पर है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। जो दूसरी सबसे बड़ी है वो आपकी हैदराबाद में, ठीक। और तो इसमें कुछ खास आपको याद करने की जरूरत है नहीं। जो आपका अगला जो आपका आर्टिकल है दोस्तों वो सेला सुरंग यानी कि जो सेला टनल है उससे रिलेटेड है। 2019 में मोदी जी ने सेला टनल की आधारशिला रख दी थी, ठीक है। इसका निर्माण तब से चालू हो गया था, 5 साल में इसको कंप्लीट करना था, ठीक। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंडर वर्तक, प्रोजेक्ट वर्तक जो है उसके अंतर्गत इसको चालू किया गया था। 13,000 फीट पर है। ये आपका तेजपुर असम से अरुणाचल प्रदेश के तुवांग को कनेक्ट करती है, ठीक है। बाकी इसमें न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का यूज किया गया है। ये विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग है, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, मतलब इसमें 22 लेन है। फिर आपका अगला है ब्रांगसा पुल को मान्यता। जो आपका ब्रांगसा पुल है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा लद्दाख में स्थित है। ब्रांगसा पुल दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपका लद्दाख में। इसको हाईएस्ट मल्टी स्पैन ब्रिज के रूप में मान्यता दे दी गई। किस नदी पर है, श्योक नदी पर है। ब्रांगसा पुल कहाँ है दोस्तों, लद्दाख में है। किस नदी पर है, श्योक नदी पर है। यह आपका सबसे ऊंचा मल्टी स्पैन पुल है, यह आपका सबसे ऊंचा मल्टी स्पैन पुल है। दूसरा आपकी क्या है, सेला सुरंग जो है भारत की सबसे ऊंची सुरंग हो गई है। हाईएस्ट टनल इन इंडिया कौन सी आपकी, सेला सुरंग है। सेला सुरंग किसको कहाँ से कनेक्ट करती है, तेजपुर जो आपका असम का है अरुणाचल प्रदेश के तवांग से उसको कनेक्ट करती है। अगला जो आपका आर्टिकल है दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। तो दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्लड को कंट्रोल करेगी और नो डाउट बिजली भी उससे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में इसको उसके आसपास इसको बनाया जा रहा है, ठीक।
बाकी इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया और एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इसकी जो लागत है 31,875 करोड़ रुपए की इसकी लगभग लागत आ रही है। बाकी इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत हम लोगों को खास है नहीं, बस हाँ ये याद रखते हैं कि जो भारत का सबसे पुराना जो जल विद्युत स्टेशन है वो आपका सिद्रपोंग है। ये आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। अगर दूसरा आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो चीन में है थ्री गॉर्जेस संयंत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना, तो सिद्रपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पावर स्टेशन है। अगर आपसे पूछा जाए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में, तो आपका थ्री गॉर्जेस प्लांट हो जाएगा। कहाँ का? चाइना का। थ्री गॉर्जेस प्लांट दोस्तों कहाँ का? चाइना का। अगला आपका कौन सा आर्टिकल है? नागरिकता संशोधन नियम 2024। ऑलरेडी आप लोगों ने कई बार इसको सुन रखा है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। फिर भी अगर कोई अलग कोई फैक्ट होता है तो उसको मैंने शायद इसमें हाईलाइट किया था। कुछ इसमें खास है नहीं जो इसमें आप लोग पढ़ाया जाए। ऑलरेडी ये दोनों आर्टिकल्स आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसमें बस आप लोगों को इसमें क्या है कि इसमें पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि इसमें प्रीलिम से कोई क्वेश्चन बने, तो इसका भी कोई मतलब नहीं। हाँ, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से भी पीछे 5 राज्यों में हम लोगों ने देखा था, 4 राज्य आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो इसमें हम लोगों को आंध्र प्रदेश में सीटें याद रखनी है कितनी दोस्तों? 175 हैं, जहाँ पर नायडू जो है आपके मुख्यमंत्री बने हैं, पवन कल्याण वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बने। ये आपकी बात हो गई किसकी दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। अगला जो आपका राज्य है दोस्तों वो है उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों सीटें हैं आपकी 147, बीजेपी वहाँ पर जीती है, मुख्यमंत्री वहाँ पर मांझी हैं, और कनक और प्रवती जो है वहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं। ये बात हो गई आपकी उड़ीसा की। अगला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आपकी 60 सीटें हैं, वहाँ पर भी बीजेपी जीती है, मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं रेमा खांडू, और उप मुख्यमंत्री हैं दोस्तों चाउना मीन। और फिर जो आपका अगला दोस्तों है सिक्किम में आपकी टोटल 32 सीटें हैं, और मुख्यमंत्री जो हैं आपके प्रेम तांग जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें देखिए आप लिखी तो कई सारी चीज़ें, लेकिन जो मैंने रेड कलर से लिख दिया है, मेन चीज़ जो आपकी डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी वो ऑलरेडी मैंने लिख दी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। अगला जो है आपको मोदी सरकार 3.0 के बारे में बहुत चर्चा रही, हर आदमी इससे चर्चित है ही, लेकिन फिर भी एक बार मोटा हम लोग देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा का ये चुनाव था, 543 सीटों पर हुआ, 7 चरणों में हुआ। पहली बार इसमें क्या था? वोट फ्रॉम होम, घर से हम लोग वोट दे सकते थे। कौन 85 साल से ऊपर जिनकी उम्र थी वो, और जिनकी डिसेबिलिटी बेंचमार्क 40% थी, वो लोग क्या थे? वोट कर सकते थे घर से। इंस्पायर था सोमपोन ट्राइब से। सोमपोन कहाँ की ट्राइब है आपकी? अंडमान निकोबार की। 4 जून को आपकी इसकी काउंटिंग हुई, ठीक। सबसे ज़्यादा इसमें जो सीटें अर्जित की भारतीय जनता पार्टी ने की 240, फिर कांग्रेस ने 99, सपा ने 37, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने आपकी 29 सीटें जीती थी, ठीक है। ड्यूरेशन बात करें अगर, तो चुनाव सबसे लंबे समय तक चला वो पहला, और अब की 18वां। सबसे कम समय में जो चला था 4 दिन तक, 1980 का जो चुनाव था वो सबसे कम समय तक चला था, ठीक है, मतलब सिर्फ 4 दिन में ही समाप्त हो गया था, ठीक। इलेक्शन कमीशन जो नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन ने बनाया था, किसको बनाया था? शीतल देवी को। शीतल देवी कौन है? इन्होंने अर्जुन पुरस्कार विजेता है, पैरा तीरंदाज शीतल देवी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन बनाया था। किसको दोस्तों? शीतल देवी को, ठीक। इसमें क्या 65% वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा हम लोग को लक्षद्वीप में देखने को मिली, और सबसे कम दोस्तों बिहार में हम लोगों को देखने को मिली, ठीक। उल्लेखनीय है कि इसमें क्या हुआ कि एक सीट पहले ही हट गई थी, क्योंकि जो मुकेश कुमार थे इनको निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में। बाकी इसमें कुछ खास नहीं याद करने वाला है हम लोगों को। राहुल गांधी का हम लोगों को पता है कि उन्होंने वायनाड छोड़ दिया, सिर्फ रायबरेली की सीट बची है, ठीक है। बाकी लोकसभा निर्वाचन में क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीता है? तो एक कांग्रेस के हैं रकीबुल हुसैन, ये सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान, तीसरे नंबर पर CR पाटिल हैं। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद की अगर बात करें तो पुष्पेंद्र सरोज हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जीते हैं आपके कौशाम्बी क्षेत्र से, समाजवादी पार्टी से इनका संबंध है। अगर महिला की बात करें तो महिला में प्रिया सरोज आती हैं, और इनका जन्म जो है दोस्तों वाराणसी में हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश का ही मछली शहर से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से ये विजयी हुई हैं। ये भी समाजवादी पार्टी से संबंधित है। 18वीं लोकसभा के सबसे युवा पुरुष सांसद, सबसे युवा महिला सांसद, दोनों समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। दोनों ने उत्तर प्रदेश में सीट जीती है, और जो पुरुष वाला है उनका जन्म आपका प्रयागराज में हुआ है, महिला वाली का जन्म वाराणसी में हुआ है। महिला ने आपका मछली शहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जीता है, और कौशाम्बी से आपके उन्होंने जीता है पुरुष में। पुरुष वाले का नाम है पुष्पेंद्र सरोज, और महिला वाले के दोस्तों नाम है प्रिया सरोज। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। मोदी जी ने क्या है तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी ने 3 बार शपथ ली थी।
बाकी इसमें कौन कौन उपस्थित रहा? श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबिगो। आपको सेशल्स का याद रखना है क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उपस्थित रहे थे, लेकिन जो सेशल्स है वहाँ के उपराष्ट्रपति आपके उपस्थित रहे थे, जिनका नाम है दोस्तों अहमद अफीफ, जो कि सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं, वो उपस्थित रहे थे आपके शपथ ग्रहण समारोह के समय। ठीक, बाकी इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका पूरा हो गया। जो दोस्तों आपका अगला आर्टिकल है दोस्तों, वो क्या नाम, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल। जो आपका स्मृति वन भूकंप संग्रहालय जो है उसको विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल कर लिया गया। अर्थक्वेक को हम लोग किससे नापते हैं? रिचर स्केल से नापते हैं। ठीक है, ईपी सेंटर जहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ठीक है, उसको हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज में इसको हम लोगों ने शामिल कर लिया है। इसको क्या हुआ है दोस्तों कि 13 जून 2024 को प्रिस वर्सेल्स के तहत वर्ष 2024 के लिए विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई। ठीक, उसमें क्या हुआ कि A4 आर्ट म्यूजियम जो है चाइना का, उसको पहली रैंक पर मिला और दूसरा है इजिप्ट का ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, तीसरे नंबर पर है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भुज मध्य प्रदेश, भारत से रिलेटेड है। ठीक है, भुज जो मध्य प्रदेश नहीं दोस्तों, सॉरी, ये गुजरात में है आपका स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। इसका मोदी जी ने उद्घाटन जो है 2022 में ही कर दिया था। बाकी इसमें कुछ खास याद करने की जरूरत है नहीं। प्रिस वर्सेल्स के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये द वर्ल्ड आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। प्रिस वर्सेल्स क्या है दोस्तों? ये वर्ल्ड आर्किटेक्चर और डिजाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। 2015 से प्रतिवर्ष इसको यूनेस्को द्वारा घोषित आर्किटेक्चरल कॉम्पिटिशन्स की एक श्रृंखला है जो विश्व भर में बेहतरीन कंटेम्प्रेरी प्रोजेक्ट्स पर प्रकाश डालती है। ठीक, आई होप ये अब चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी इससे पहले नालंदा वाला हम लोगों ने कर ही लिया था, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य है, पहला वाला वीडियो मिला करके पूरा हो जाता है। आई होप कि आपको राष्ट्रीय परिदृश्य अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग संक्षिप्त की भी हम लोगों की पूरी हो चुकी थी, जो समसामयिकी वाला जो पोर्शन था वो भी कंप्लीट हो गया, राष्ट्रीय परिदृश्य भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। हो सकता है आपको अंतर्राष्ट्रीय मिले या किसी और सेक्शन पर मिले। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों। अगर कोई आपको कमियाँ भी लगती हैं तो उसको आप लोग बताइए, उसको हम लोग सुधारेंगे। बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। सारी अपडेट्स कभी कभी यूट्यूब पे नहीं मिल पाती है तो वहाँ पर भी अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।